लड़ाई शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ, कृष्ण ने इशारा किया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं संक्षेप में सिर्फ बता रहा हूं, कृष्ण ने भीम के तरफ इशारा किया कि भीम, इससे तुम पूरी जिंदगी भी युद्ध लड़ते रहोगे तो तुम दुर्योधन की मृत्यु को नहीं देख सकते हो जब तक तुम जंघे पर वार नहीं करते हो। दुर्योधन, भीम को इशारा मिला, भीम ने जंघे पर वार किया और फिर दुर्योधन गिरा और फिर वो संभल नहीं सका। उसके बाद दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में तो ये इतिहास है, आपको मालूम है कि इस मृत्यु के बाद विलाप करती है गांधारी, और गांधारी ने उसी वक्त कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कुरुकुल का मतलब कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से यदुवंश का नाश होगा। और फिर कालांतर में जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आज उस जंघे पर वार का जिक्र क्यों किया मित्रों? प्रधानमंत्री तीसरी दफा जब प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपना सारा काम लगभग पूरा कर लिया है। लगभग मतलब जो जो उनके एजेंडे में था, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक्षित एजेंडा रहा है, उसको जब उन्होंने पूरा कर लिया, जैसे धारा 370 को हटाना, राम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका स्पष्ट करना और यूसीसी कॉमन सिविल कोड को लाना, उस पर भी वो अडिग हैं, वो लाकर रहेंगे। अभी एनआरसी सीएए की बात चल रही है, वो यूसीसी भी ला करके रहेंगे किसी भी सूरत में, वो एक एजेंडा बाकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए सबसे जो बड़ा टास्क है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अखाड़े में उतरकर दुर्योधन के जंघे पर वार किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम प्रबुद्ध जन ने तो कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए वहां पर मातम छा गया जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, कहां बोल रहे थे, कौन सा अखाड़ा था? प्रधानमंत्री एक देश के मशहूर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो 1932 में शुरू हुआ और शुरू भी करने वाले दरभंगा के रामनाथ गोयनका थे, जो वहां से कोलकाता गए, कोलकाता से फिर मुंबई आए और फिर अनेक अन्य शहरों में रहने के बाद दिल्ली, और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की स्थापना की। उसी इंडियन एक्सप्रेस के जो 6th लेक्चर सीरीज है, जिसमें पहले उन्होंने बिल गेट्स को भी बुलाया था, हमने काफी विरोध किया था उसका, लेकिन अभी ये जो सीरीज है, इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप कई आयामों से होकर के यहां तक पहुंचा है। शुरुआत में वो कांग्रेसी रहा, ग्रुप नहीं मतलब जो मालिक हैं रामनाथ गोयनका कांग्रेसी रहे, बाद में वो जनता पार्टी के साथ गए, इमरजेंसी में कांग्रेस के विरोध में भी खड़े रहे और जनसंघ के टिकट पर खुद रामनाथ गोयनका चुनाव लड़े। तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी रामनाथ गोयनका की। लेकिन एक जो पर्सनैलिटी थी कि हमेशा सरकारों की गड़बड़ियों को उजागर करते रहना और प्रतिबद्धता के साथ उजागर करते रहना, यह उनकी मौलिकता थी पत्रकारिता की। और इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रुप के रूप में इमर्ज भी किया। लेकिन हाल के दिनों में और कालांतर में कम्युनिस्टों की छाप इस ऑर्गेनाइजेशन पर इस कदर पड़ी कि उन्होंने कई सीमाएं भी लांघी। और आजकल तो मित्रों जो उनके संपादक हैं, मैं नहीं जानता, मैं कहना भी नहीं चाहता, मैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन इन्हीं संपादक महोदय ने प्रधानमंत्री के समक्ष कहा था कि मुझे आपसे एप्रिशिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार किसी मुख्यमंत्री ने हमारे स्ट्रिंगर को एप्रिशिएट कर दिया था हमारे मालिक के सामने में, गोयनका जी के सामने में। तो गोयनका जी ने उसी वक्त आकर के इंडियन एक्सप्रेस के तब के एडिटर को फोन करके कहा कि साहब उस स्ट्रिंगर को निकाल दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उसकी सराहना की है, इसका मतलब है कि वो सरकार के साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है, इसलिए हमारी प्रशंसा मत कीजिए, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इरादा तो वो था, लेकिन छिपी हुई बात कुछ और थी। छिपी हुई बात यह थी कि वो एक जो लेफ्ट लीनियंट आइडियोलॉजी है, उसको वो बड़ी शिद्दत से मानते हैं। और बहुत सारे लोग उस ग्रुप को आज भी, इंडियन एक्सप्रेस को यह मानता है कि उनको लेफ्टिस्टों को खाद पानी देने का काम यह ग्रुप करता है।
वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं जो सामने से आपको दिखते हैं कि नहीं नहीं वो मीडिया का स्वरूप है, लेकिन लेफ्टिस्टों को, वामपंथियों को वो खाद पानी देने का काम करते हैं। ऐसे और लेफ्टिस्टों ने, जिनका एक सबसे बड़ा और बीभत्स एजेंडा रहा आरएसएस को, हिंदूवादी सनातनी संगठनों को दोयम दर्जे का दिखाना, उसके खिलाफ विशियस कैंपेन करना, ये कम्युनिस्टों का एजेंडा रहा। आज मैं कम्युनिस्टों पर भी बात करूंगा। मैंने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री ने जंघे पर वार किया है। प्रधानमंत्री ने इस लेक्चर में, रामनाथ गोयनका लेक्चर में कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीगी वामपंथियों का गठजोड़ कांग्रेस पार्टी को नेस्त नाबूद कर रहा है और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया है। उस जगह बोल रहे थे मोदी, जिसके ठीक सामने में शशि थरूर भी बैठे थे, गुलाम नबी आजाद बैठे थे, और उस स्टेज पर बोल रहे थे जिस स्टेज पर बहुत सारे पत्रकार जो हैं बड़े असहज थे, क्योंकि रामनाथ गोयनका अवार्ड आपके पहले तक तो माननीय बहुत सारे स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकारों को भी मिला है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, और ये इसको ले लेकर के प्रचारित करते थे कि देखिए हमको तो पत्रकारिता का इतना बड़ा अवार्ड मिल गया, रामनाथ गोयनका अवार्ड। उन्होंने क्या किया भगवान जाने, लेकिन स्क्रीन ब्लैक करने वाले इसको लेकर के पीटते थे। आज उसी मंच पर देश के प्रधानमंत्री ने दो बातें कही, मुस्लिम लीगी वामपंथी गठजोड़, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेकाले पुत्रों को उन्होंने हेड ऑन लिया और कहा 1835 में जो एक विचार का जन्म हुआ, जिसके जनक मेकॉले थे, अंग्रेजी दां, अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं, उन्होंने कहा कि भाषा के रूप में मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपने भारतीय भाषाओं के पक्ष में 100% खड़ा हूं। यह उन्होंने कहा, अंग्रेजी भाषा नहीं, भाषा के साथ साथ जो एक विचार है सुपीरियोरिटी का, कि ये जो हम सुपर हैं, आप इंपीरियर हैं, इस विचार पर जो प्रधानमंत्री ने पहली बार हमला किया है मित्रों, ये प्रशंसनीय ही नहीं है, अतुलनीय है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए ये बहुत कम है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये उसी दुर्योधन की तरह है जिसकी जंघा पर वार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कल भीम की भूमिका में थे और कौरवों के युद्ध में फाइनल वॉर दुर्योधन के जंघे पर कर रहे थे। यह अद्भुत बात है, और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्रों, बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि अभी तक शैक्षणिक संस्थानों में जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी दक्षिणपंथी या सनातनी या हिंदुत्व को लेकर के अगर कोई बात करे तो उसे दकियानूस कहा जाता है, उसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि आप प्रोग्रेसिव नहीं हैं। ये प्रोग्रेसिव ब्रेन बनाने वाले लोग हैं। ये मेकॉले के जो पुत्र हैं, वरद पुत्र जिसको आप कहते हैं, मेकॉले के वरद पुत्र को लगता है कि वो अंग्रेजी में जिस बात को सामने रखेंगे इन वरद पुत्रों को, तो ये भारत की संस्कृतियों का, भारत के टेक्स्ट बुक्स का उदाहरण नहीं देंगे। ये वरद पुत्र क्या करते हैं, जब कोई आलेख लिखेंगे उसमें लिखेंगे ब्राजीलियन फिलोसोफर ने कहा, स्पेनिश राइटर का यह कहना है, और ये लैटिन अमेरिका के एक राइटर हुआ करते थे, उन्होंने ये लिखा है। हाँ, ये चेकोस्लोवाकिया के, चेक गणराज्य के ये जो राइटर हैं, ये जो कवि हैं, उन्होंने ये लिखा है। ये बम्बार्डिंग करते हैं दुनिया भर के कुछ कुछ जो फूहड़ लेखक अच्छे भी होंगे, लेकिन उनका जिक्र करके आपको लगता है कि इनके पास ज्ञान का एक्सेस बहुत ज्यादा है और ये ज्ञान को डिकोड करने में आपसे बहुत आगे हैं। ये कभी इसका नहीं कहेंगे कि ऋग्वेद में इसका जिक्र है, यजुर्वेद में इसका जिक्र है, या उपनिषद में इसका ये है, तैत्रीय उपनिषद में ये है, मुंडकोपनिषद में ये है, कठोपनिषद में ये है, इसका जिक्र नहीं करेंगे। ब्राजीलियन